क्राइटेरियाज़ हैं कि एडिशनल क्राइटेरिया फॉर जजिंग कैजुअलिटी, तो उसके लिए टेम्पोरल एसोसिएशन है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन, कोहेरेंस ऑफ थ्योरी एंड बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी। टेम्पोरल रिलेशनशिप, ये आपका यूक्यू आया हुआ है कि व्हाट इज़ टेम्पोरल रिलेशनशिप, टेम्पोरल एसोसिएशन क्या होती है। तो इसमें ये होता है कि एक्सपोजर होना चाहिए डिजीज़ से पहले। डिसीज़ ऐसे नहीं हो जाती, डिजीज़ किसी एक्सपोजर की वजह से होती है। यही होता है टेम्पोरल रिलेशनशिप कि जो कॉजल एसोसिएशन होती है उसके लिए एक्सपोजर होना चाहिए डिजीज़ से पहले, ठीक है। वो टेम्परेली भी हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस के लिए भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक में एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर डायरिया हुआ है, ठीक है, तो वो किस वजह से हुआ है, कोई कोई एक्सपोजर होगा तो डायरिया होगा ना। फॉर एग्जांपल उन्होंने ड्रिंक किया था कंटामिनेट वाटर, जिसकी वजह से डायरिया हो गया था, ठीक है। फिर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में फॉर एग्जांपल वो बहुत अरसे से स्मोकिंग कर रहा था तो लंग कैंसर हुआ था। तो ये जो होता है कि एक्सपोजर होता है डिजीज़ से पहले, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद फिर होती है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की, कितनी स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इतनी ज़्यादा कॉजेशन होगी, ठीक है, मतलब वही कॉज बनेगा। जितनी ज़्यादा रिलेटिव रिस्क होगा उतना ज़्यादा एसोसिएशन कॉज की तरफ जाएगा। जितनी ज़्यादा डोज होगी किसी भी एक्सपोजर की तो उतनी ज़्यादा जो है वो कॉजल की तरफ जाएगी। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी, जितनी टाइम के लिए वो एक्सपोजर होगा, उतनी ज़्यादा जो है कॉजेशन होगी, ठीक है। तो रिलेटिव रिस्क, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है, ये सब ड्यूरेशन, ये सब कुछ बताते हैं कि अगर रिलेटिव रिस्क ज़्यादा होगा, डोज ज़्यादा होगी, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से कॉजल एसोसिएशन होगी, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है, कि वही उसकी वजह से ही हुआ है। उसके बाद ये है कि अगर तो हम जैसे ही हम स्मोकिंग सेजेट करते हैं तो रिस्क कम हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई स्ट्रेंथ थी एसोसिएशन की, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इज़ दिस। तो द स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन के जिसने वो किया है, मतलब कि इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया है जिस कॉज ने, जिस एक्सपोजर ने, वो उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताई थी इसकी एग्जांपल कि अगर कोई किसी को जो है हो रहा है, मीज़ल्स हो रहा है, तो उसके लिए पैरामिक्सोम वायरस होना चाहिए ना, ठीक है। इस तरह किसी को अगर टीबी हो रहा है तो उसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन होती है कि ये स्पेसिफिक है मीज़ल्स के लिए, वो स्पेसिफिक था जो है टीबी के लिए। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन ये होती है कि 1 to 1 रिलेशनशिप होना चाहिए कॉज और इफेक्ट के दरमियान। लेकिन ये होता है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, ज़रूरी तो नहीं है स्मोकिंग की वजह से ही हो, वो उसके लिए स्पेसिफिक तो नहीं है। लंग कैंसर और कॉजेज़ की वजह से भी होता है। तो यही होती है स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन। Association is specific when a certain exposure is associated with only one disease. फिर होती है कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन कि पर्सनस बेशक डिफ़र हों, प्लेसेस बेशक डिफरेंट हों, सर्कमस्टांसेस और टाइम बेशक डिफरेंट हों, बेशक डिफरेंट मेथड हो, लेकिन हर जगह पे, हर पर्सन में, हर टाइम पे, हर मेथड से सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। सो दिस इज़ एसोसिएशन। कहते हैं कि 9 प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हुई थी और रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी 50 हुई थी, जिससे पता चला था कि हर प्लेस पे, मतलब कि हर प्लेस पे, हर टाइम पे यही पता चला था कि स्मोकिंग जो है वो एसोसिएटेड है लंग कैंसर। तो कंसिस्टेंसी हो गई ना। फिर होता है कि बायोलॉजिकली भी हम उसको प्रूव कर सकें कि ये कंसिस्टेंट हो हमारे बायोलॉजिकल मेडिकल नॉलेज से कि स्मोकिंग क्या करती है। ये कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करती है, निकोटीन वगैरह, वो डीएनए की म्यूटेशंस करते हैं, उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। तो एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बायोलॉजिकल हमारे पास क्या हो, एक प्रूफ हो। एपिडेमियोलॉजिकल फाइंडिंग शुड बी कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल नॉलेज। कोहेरेंस क्या होती है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। जैसे हमने पीछे देखा था कि कंसिस्टेंट हो, ये वही चीज़ होती है कि जैसे जैसे हम सिगरेट कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, टोबैको जितना ज़्यादा कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा रिस्क लंग कैंसर का ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज़ कोहेरेंस। तो ये सब एसोसिएशन के थे, टेम्पोरल एसोसिएशन, कोहेरेंस, बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी, ये सारे एविडेंसेस हैं, कंसिस्टेंसी, स्पेसिफिसिटी एंड स्ट्रेंथ। वेब ऑफ कॉजेशन आता है कि एक सिंगल कॉज नहीं होता, किसी भी डिजीज़ में मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं और उसकी वजह से इंटरकनेक्शंस बन जाते हैं, जस्ट लाइक जो होता है स्पाइडर वेब, उसके लिए। अब ये मॉडल ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ के लिए होता है, ठीक है, और मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है तो उसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं, ठीक है, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट, स्मोकिंग, ऑक्यूपेशन, डाइट। तो इस तरह से क्या बन जाता है, एक वेब ऑफ कॉजेशन बन जाता है, जस्ट लाइक स्पाइडर वेब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वेब ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक वेब की फॉर्म में सारा होता है, इतने ज़्यादा कॉजेज़ मिलके उसको कॉज करते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा खाना खाना, ओबेसिटी हो जाना, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एजिंग, ये सारी मिल के, स्ट्रेस, सब कुछ वेब ऑफ कॉजेशन में आते हैं। अब जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, इनके जस्ट आपने नाम करने हैं, या ये क्या हो सकते हैं कि जो है प्रोडक्टिव हो सकते हैं या फिर कंट्रीब्यूटरी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के वो रिस्क फैक्टर उसका कॉज है ना,
जैसे स्मोकिंग जैसे एसोसिएटेड है उसके साथ। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, तो ये कंट्रीब्यूटरी है, उसका मतलब एग्जैक्ट कॉज नहीं है। ठीक है, प्रिडिक्टिव है कि प्रिडिक्ट हमने किया है कि जो लोग इलिटरेट होते हैं उन लोगों में ज़्यादा क्या होता है, पेरिनेटल मोर्टेलिटी होती है। तो ये 3 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कॉजेटिव, कंट्रीब्यूटरी और प्रिडिक्टिव। फिर आपको 3 तरह के डिफरेंसेस आने चाहिए, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। ठीक है, इन एंडेमिक में देखें कि पूरे वर्ल्ड में बस यहाँ 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 कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे थोड़ी अमाउंट में डिजीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन हो रही होती है लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, और ये थोड़ी सी मतलब जगह जगह पे थोड़ी सी अमाउंट में ना ये डिजीज़ रहती है हर जगह, डिजीज़ तो नहीं खत्म होती ना। एपिडेमिक क्या होती है कि एकदम से एक जगह पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एंडेमिक डिजीज़ चल रही थी कोई भी, उस एरिया में एकदम से ज़्यादा से होना शुरू हो जाए डिजीज़। ठीक है, तो दिस इज़ द एपिडेमिक जो वहाँ पे आ रही है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गई है। अब नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं जब एपिडेमिक ऐसी हो कि वो पूरी वर्ल्ड में फैल जाए जगह जगह, तो उसको हम कहेंगे पैंडेमिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी है कि एपिडेमिक में क्या है कि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन सर्टेन पॉपुलेशन और रीजन विद रिलेटिवली लो स्प्रेड, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया, और जो एपिडेमिक होती है ये सडन इंक्रीज़ होता है, एकदम से एक जगह पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैल जाती है। ठीक है, आउटब्रेक आ जाती है, और फिर जब वो पूरी वर्ल्ड में फैल जाती है, सडन इंक्रीज इन केसेस स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, होल वर्ल्ड, दिस इज़ एक्चुअली द पैंडेमिक। ठीक है, ये 3 डिफरेंसेस हैं और ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिएगा किस तरह से एंडेमिक, एपिडेमिक बनी और पैंडेमिक बनी कोविड की। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो एंडेमिक ऐसे होती है और एपिडेमिक ऐसे इंक्रीज़ करता है सडन। इसकी डेफिनेशन आपने बुक से देख लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है जो है SCQ के लिए, कि अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज़ इन द पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन अगर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक कंट्री में पहले वो डिज़ीज़ नहीं थी और एक सिंगल केस भी आ जाता है उसमें, ठीक है, डिज़ीज़ का, तो वो भी उसके लिए क्या बन जाती है, एपिडेमिक। ठीक है, क्योंकि वो फैलेगी। तो ये हो गई एपिडेमिक। फिर इसकी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप इसकी होती है पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, कि एक सोर्स से, फॉर एग्जांपल एक एपिडेमिक आई फूड पॉइजनिंग से, कि एक शादी का खाना था और बहुत से लोगों ने खा लिया फॉर एग्जांपल, तो उन सब के अंदर क्या आ जाएगा, एकदम से डिजीज़ चलेगी और कम ख़त्म हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, उनको दिखा देती हूँ कि इस तरह से बनेगा, एकदम से जो है वो इंक्रीज़ हुआ केस और फिर कम हो गया, मतलब जब वो ठीक हो जाएंगे ना, तो इस तरह से पॉइंट सोर्स एपिडेमिक का ग्राफ बनता है। तो उसमें सेकेंडरी वेव्स वगैरह नहीं आती। फिर कॉमन सोर्स एपिडेमिक होता है जिसमें वो भी पॉइंट सोर्स था तो वो ख़त्म हो गया था। ये होता है कॉमन सोर्स, कंटिन्यूस एक्सपोजर होता रहता है, लोग एक कुएँ से पानी गंदा पीते रहते हैं कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सोर्स है एपिडेमिक का। ठीक है, इस तरह से गंदा पानी पीते जाएंगे बस। तो कंटिन्यूस एक्सपोजर्स की जो है ना, इस तरह से ग्राफ बनता है कि इस तरह से आएगा ऊपर की तरफ, और फिर ऐसे इसकी पीक बनेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, फिर पीक बनेगी। इस तरह से इसकी जो है ना ग्राफ बनता है कंटिन्यूस एक्सपोजर का। और फिर होता है प्रोपेगेटेड, कि मीज़ल्स का जैसे फॉर एग्जांपल केस होता है कि क्लास में मीज़ल्स फैल गया स्कूल के बच्चों में। ठीक है, दिस इज़ द प्रोपेगेटेड, एक बच्चे को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, इस तरह से फैलेगा, तो दिस इज़ द प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। फॉर एग्जांपल इस तरह से क्या होता है, प्रोपेगेट करती है ये सारी मीज़ल्स, इस तरह से बच्चों में फैलता है। कॉमन सोर्स की जो होती है ग्राफ इस तरह से बनता है, ख़त्म हो जाता है, और प्रोपेगेटेड ऐसे फैलता रहता है, और इसकी मल्टीपल जो है ना पीक्स होती हैं ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, फिर एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन है, इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि स्टेप्स इसके क्या होते हैं। उससे पहले आपने एपिडेमिक की डेफिनेशन याद करनी है कि अनयूजुअल अकरेंस होती है डिजीज़ की पॉपुलेशन में, एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो उसकी होती है उससे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन सिंगल अगर उसका केस होता है किसी भी जगह पे, पहला केस होता है, तो वो उसके लिए वहाँ पे भी क्या होगा, कंफर्म्ड केस, उसके लिए वहाँ पे एक केस भी एपिडेमिक होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज़ होती है और दूसरा ये कि एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम से कॉलेरा जो है वो पहले तो इंडेमिक था एरिया में, लेकिन एकदम से ज़्यादा हो गया, तो दैट विल बी एपिडेमिक। ठीक है, उसके बाद एपिडेमिक की इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करवाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम डिज़ीज़ को देखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आजकल कोविड है, तो कोविड को हम उसकी एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर, ताकि हम फर्दर उसके स्प्रेड को जो है रोक सकें ना, तो उसके लिए हम एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। और उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम उसके मैग्नीट्यूड को डिटर्मिन करें कि किस हद तक कोविड जो है फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, और फिर हम उसके पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें कि जिसकी वजह से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कोविड हो रहा है। ठीक है, जैसे हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कोविड फैलता है, तो उसको हम अवॉइड करें। कॉज ऑफ इन्फेक्शन को फाइंड आउट करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को फाइंड आउट करें, और फिर हम क्या करें, उसको कंट्रोल करने के लिए टेक करें, फॉलो अप करें। ठीक है, सारा वो प्लान्स वगैरह बनाएं।
ठीक है, और रिकरेंस ना हो उसके लिए भी हम करें। अब उसके जो स्टेप्स होते हैं जो हम देखने होते हैं, और ये आपका यूक्यू आता है, सीधे आपने ये स्टेप्स लिखने होते हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे डायग्नोसिस की, कि अगर कोई बीमारी आई है तो सबसे पहले हम उसको डायग्नोज करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ वाकई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोगों का पेट ख़राब हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये कॉलेरा है। अब हमने उसको वेरीफाई करना हो कि वाकई ये कॉलेरा है कि लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ हुआ है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स बहुत सी बीमारियों में आते हैं, तो उसको हमने वेरीफाई करना होता है सबसे पहले। वेरीफाई हम किस तरह से कर सकते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और लैब इन्वेस्टिगेशन से। फिर हमें डायग्नोसिस कंफर्म होती है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि हमने कंफर्म करना होता है कि एपिडेमिक ही है ना। पहले हमने डायग्नोज किया उसको, कंफर्म किया उसकी डायग्नोसिस को, वेरीफाई किया, फिर हमने कंफर्म करना है कि वो एपिडेमिक है या एवं कोई डिजीज़ चल रही है पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि टाइफॉइड जो होता है ये मेनली रेनी सीज़न में होता है ना, कुछ एरियाज़ में रेनी सीज़न में टाइफॉइड होना शुरू हो जाता है, तो वो सीज़नल प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसका कोई एपिडेमिक आ जाती है टाइफॉइड की, तो हमने फिर उसको कंफर्म करना होता है कि ये एपिडेमिक है या सीज़नल प्रॉब्लम है। उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसिडेंस मेजर करते हैं उस पॉपुलेशन की जिसमें वो एपिडेमिक आई हुई है, जिसमें वो प्रॉब्लम चल रही है। उसके प्रीवियस ईयर में हम देखते हैं कि इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ क्या थी, और अब जो न्यू केसेस आए हैं उनको देखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एपिडेमिक है या नहीं है। फिर हमने डिफ़ाइन करना होता है उस पॉपुलेशन को जो रिस्क पे होती है, ठीक है। तो इससे पहले पॉपुलेशन एट रिस्क पे आपके बुक पे पहला एक लिखा हुआ है, गेट कंप्लीट रिकॉर्ड। आपने सारा रिकॉर्ड जो है उसको निकालना होता है। थर्ड नंबर पे ये आता है कि जितना भी रिकॉर्ड होता है उस डिज़ीज़ के मुतालिक जो एपिडेमिक आई हुई है उसकी सारे केसेस को सर्च करना है आपने, और हॉस्पिटल्स वगैरह से, जनरल प्रैक्टिशनर्स वगैरह से उन सारी केसेस को आपने कंफर्म करना है, उसका रिकॉर्ड लेना है। जो भी अनरिपोर्टेड केसेस हैं उनको भी आपने जो है ना रिपोर्ट करना है कि केसेस कितने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने डिफ़ाइन करना है जो पॉपुलेशन रिस्क पे है, ठीक है, कि वो लोग जो आउटब्रेक में इन्वॉल्व हुए हैं उन लोगों को हमने इन्वेस्टिगेट करना है। उनकी एज क्या है, सेक्स क्या है, एड्रेस क्या है, उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, कि वो कौन से खाना खाते हैं, कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से इंजेक्शंस, कौन से ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन है उनकी, कौन सी वो पार्टीज़ अटेंड करते हैं, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं। ये सारी हमने उस पॉपुलेशन के बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद हमने फ़र्दर जाना है, जो कि यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, मैं देख लेती हूँ, इसमें थोड़ी सी गलतियाँ थी, यहाँ पे देख लें, ठीक है। अच्छा, हमने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करने के बाद क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इनको, कि जो लोग हैं उनके इन्वायरमेंट कैसा था, उनका सैनिटरी स्टेटस कैसा था, वाटर सप्लाई कैसा था, मिल्क सप्लाई कैसा था, उनकी एटमॉस्फेरिक चेंजेस कैसी थी, उसमें टेम्परेचर, एयर पोल्यूशन, ह्यूमिडिटी वगैरह वो तो इफेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या करना होता है, डाटा को एनालाइज करना होता है। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है लोगों का और इकोलॉजिकल फैक्टर्स का रिकॉर्ड्स लिए हैं हमने, कंफर्म किया एपिडेमिक वगैरह को, डाटा हमने ले लिया, उसके बाद हमने उसको एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पर्सन, कि टाइम क्या है, प्लेस क्या है, पर्सन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सा टाइम है, उसकी बेसिस पे हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना होता है एपिडेमिक का वो बनाना होता है। उससे हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है सिलसिला, प्लेस, कौन सी प्लेस में ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, अटैक रेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस, कि क्या कॉज हमने फाइंड आउट किया है कि इस डिसीज़ का क्या कॉज है, ठीक है, और कॉजेटिव एजेंट क्या है, और मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारा मिला के ना हमने क्या करना होता है, हाइपोथेसिस जनरेट करना होता है। जैसे हम ये हाइपोथेसिस में बनाया हुआ है कि टोबैको जो है वो शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ करता है, तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। उसके पास हमने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी है पॉपुलेशन पे, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करनी है, स्क्रीनिंग टेस्ट करनी है, ब्लड सैंपल्स लेने हैं, फीसिस के सैंपल्स लेने हैं, बायोकेमिकल स्टडीज़ करनी है, उनकी इम्यूनिटी स्टेटस को असेस करते रहना है, ठीक है। फिर हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें हमने सारा लिखा होगा कि हम क्या स्टेप्स लेंगे इस सब की, जो डिजीज़ आ गई है इसको कंट्रोल करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे टेम्प्रेरी कंट्रोल मेजर्स की और परमानेंट कंट्रोल मेजर्स की, ठीक है। तो ये सारे आपने इन दोनों को एक साथ याद कर ले, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड कंफर्मेशन ऑफ एपिडेमिक। उसके बाद आपने जो है इनको आपने कर लेना है याद, इन दोनों का पेयर्स बना लें, पॉपुलेशन एट रिस्क और इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वैल्यूएशन। क्या पॉपुलेशन है ना उसके इनकी जो है वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दरमियान में रिकॉर्ड आपने लिया हुआ है, ठीक है। फिर आपने डाटा एनालिसिस करना है और फॉर्मेट करना है हाइपोथेसिस और टेस्ट करना है हाइपोथेसिस। इन तीन की जो है ना आप एक बना लें, और उसके बाद आप जो है ना इन दोनों का तो वैसे ही पेयर बना हुआ है ना, ऐसे करके, और पॉपुलेशन एट रिस्क की फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। तो इस तरह करके ना पेयर्स की फॉर्म में याद किया करें, और बिल्कुल आपने स्टेप्स जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से लिखने हैं, वन बाय वन, बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज।